नमस्कार, लिविनी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भरा हरियाणा। हरियाणा का बजट सत्र 2026 और 27 इसकी शुरुआत आज से हो गई है। हरियाणा में बजट सत्र का आगाज हो गया है। पहली बार वंदे मातरम से शुरुआत हुई। राज्यपाल असीम घोष के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अभिभाषण में कहा कि महिला हो सम्मानित महिलाओं को किया जा रहा है। आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने का भी काम प्रदेश सरकार कर रही है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को उन्होंने कहा है कि प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा रहा है। आज से सत्र से पहले सीएम नायब सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सीएम नायब सिंह सैनी ने नमन किया। वहीं आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से सत्र की शुरुआत, आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरुआत हो गई। सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने नमन किया है। वही आपको सीधा लेकर चलेंगे विधानसभा सत्र में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गोयत गांव कापड़ो जिला झांसी, सिपाही सुधीर नरवाल गांव शेरपुर जिला यमुनानगर, सिपाही जोगिंदर गांव मैयड़ जिला हिसार, सिपाही मोहित गांव गिजौड़ जिला झज्जर, सिपाही साहित मीणा गांव जड़थल जिला रेवाड़ी, सिपाही मनीष कुमार गांव फुलेड़ा जिला जींद, सिपाही सुरजीत गांव बुकड़ा जिला सिरसा। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन विधायक श्री मामन खान के भतीजे श्री साहिल खान, विधायक श्री रामकरण के भाई केसर सिंह तथा विधायक सरदार मनदीप चट्ठा की माता श्रीमती निर्मलदीप चट्ठा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों से प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और श्रीमती निर्मल के जो पति थे श्री हरविंदर सिंह चट्ठा इस विधानसभा के सदस्य रहे और स्पीकर भी रहे हैं हाउस के। वो 93 साल के हो गए। उनको इस आयु में बड़ा दुख हुआ। शोक प्रस्ताव संख्या 1, श्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। यह सदन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे 8 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और 6 बार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1991 के दौरान लोकसभा के सदस्य भी रहे। अपने पूरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वे देश और महाराष्ट्र राज्य की सेवा में समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार मदान के 11 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1952 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1991 से 1996 के दौरान लोक संपर्क तथा सिविल विमान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आनंद कौशिक जी के 18 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1951 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए।
वे वर्ष 2006 से 2009 के दौरान हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता के परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है: सूबेदार हीरालाल, गांव अकबरपुर, जिला महेंद्रगढ़; सूबेदार धर्मवीर, गांव बिरहोड़, जिला झज्जर; उप निरीक्षक आकाश चौधरी, गांव रुद्रडोल, जिला चरखी दादरी; हवलदार हरिंदर सिंह, गांव मंगोली रांगड़ान, जिला कुरुक्षेत्र; हवलदार जोगिंदर सिंह, गांव बड़कोदा, जिला महेंद्रगढ़; नायक प्रवीण कुमार, गांव शेरिया, जिला झज्जर; नायक दीपक गोयत, गांव कापड़ो, जिला हांसी; सिपाही सुधीर नरवाल, गांव शेरपुर, जिला यमुनानगर; सिपाही जोगेंद्र, गांव मैयड़, जिला हिसार; सिपाही मोहित, गांव गिरजौद, जिला झज्जर; सिपाही साहिल मीणा, गांव जड़थल, जिला रेवाड़ी; सिपाही मनीष कुमार। वहीं आज वंदे मातरम से शुरुआत हुई है। राज्यपाल असीम कुमार घोष अभिभाषण से उन्होंने शुरुआत की है। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अभिभाषण में कहा है कि महिला हो रही है सम्मानित। आज के समय में हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं को करने का काम किया जा रहा है। सशक्त बनने के लिए प्रदेश सरकार ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू किया है। वहीं मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बच्चियों को विवाह में 71,000 रुपए की सहायता की जा रही है। सरकार के द्वारा ये राशि प्रदान की जा रही है। तो आज पहला दिन है विधानसभा सत्र का और ऐसे में आपको बता दें कि राज्यपाल ने भी यहां पर अभिभाषण में कई बातें कही है। Under the scheme, financial assistance of rupees 2,100 per month is rupees 2,100 per month is being provided to those women aged 23 years or above whose family's annual income is less than 1 lakh rupees. Additionally, those mothers have also now been included in the scheme who are encouraging the education, nutrition and academic excellence of their children. So far, an amount of rupees 634 crore has been deposited in 4 installments. Rupees 634 crore has been deposited in 4 installments into the accounts of 9,22,452 beneficiary sisters. Under the scheme, वहीं चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रेसलर सुशील कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पहलवान सुशील कुमार की हम बात कर रहे हैं। जमानत याचिका पर नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जूनियर पहलवान सागर धनखड़ मर्डर का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अब नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। 4 मई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका को यहां पर रद्द कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत देने के आदेश से यहां पर इनकार कर दिया, उसे रद्द कर दिया गया था। बड़ी जानकारी अब यहां पर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। तो रेसलर सुशील कुमार का यह मामला है। सुशील कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। अब अंबाला से अगली खबर है। हरियाणा रोडवेज कर्मियों का बड़ा ऐलान। कर्मियों का 22 फरवरी को घेराव का ऐलान है। परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास का घेराव वो करेंगे।
अनिल विज के घर पर कर्मी कूच करेंगे। अंबाला छावनी बस अड्डे पर कर्मचारी जुटेंगे। वहीं आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। खाली पदों पर, रिक्त पड़े पदों पर नियमित भर्ती और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर्मचारियों की है। लांबित ओवर टाइम का भी यहां पर टीए देने के लेकर मांग उठेगी। मंत्री की खराब सेहत के चलते वार्ता को तैयार है कर्मचारी। वहीं प्रतिनिधि से पहले मुलाकात हुई और वो टल गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद जो यहाँ पर घेराव करने की कोशिश की जाएगी वो टल भी सकती है। महेंद्र सिंह जो कि बड़ाना के प्रधान है, सर्व कर्मचारी संघ है, उनका बयान सामने आया। तो इस 22 फरवरी को अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पे हम इकट्ठे होंगे और लगभग 1 बजे वहाँ से कूच करेंगे और परिवहन मंत्री के आवास तक हमारा जाने का उसका वो है। और उसमें मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि जो रोडवेज का निजीकरण सरकार कर रही है उससे बंद करे। तमाम जो है विभाग में जो है खाली पद पड़े हैं वो उनमें पक्की नियम से नियमित भर्ती करे। ओवर टाइम जो है पहले की मानती वो दिया जाए। वहीं अब खबर कलात से। कलात क्षेत्र में खेतों से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। इजाफा इसमें हो रहा है। ताजा मामला सामने आया है सजूमा गांव के पास। सामने ये मामला आया है जहां पर चोरों ने किसानों के खेतों में मोटर की केबल, तांबे की तार, लोहे की पाइप और अन्य कृषि सामान भी चोरी कर लिया। कलात निवासी मोहित राणा और सजूमा निवासी मोहित के खेतों में हजारों रुपए का सामान लेकर रफूचक्कर चोर हो गए। किसानों का आरोप है कि पुलिस गश्त के नाम पर खानापूर्ति करके चली जाती है और चोरों के हौसले अभी भी बुलंद है। चोर लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे। इससे पहले भी कई किसानों के औजार, सामान चोरी हो चुके हैं, जिससे किसान परेशान है। समस्या जी तार कटे जी मारे केवल बोरा की पहला भी कटी है जी भी नर गया। पहला भी भी हो गए अरे भी कटन लाई रही है जी। 4 दिन हो गए लगातार हो गया जी। 2-3 लाख का हो गया सारे कनेक्शन। किसान है लगभग किसान होंगे जी 200 का लोग होंगे जरूर सारे बोरो। ये मामला जी तार चोरी का, ड्राइवरी चोरी का 4 महीने हो गए जी। पहले भी बहुत दरखास्त दे चुके हैं हम, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा जी। और इन 4 दिन हो गए जी। चैलेंज भी लिख के जावा कोठे के ऊपर और नुकसान भी करके जावा। आम होलिए जी दुखी। प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जी, मारा इनते पंडा छुटवाओ किसी तरिया छुटवा, हम तो होलिए जी दुखी। वहीं अब खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 65 स्थित मुंबई पड़ौती एक्सप्रेस के सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार ने 3-4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। अनियंत्रित कार आगे जाकर सड़क किनारे लोहे की ग्रिल से टकरा गई, जिसमें उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्षों के अनुसार यहाँ पर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनके अनुसार चालक जो है वो नशे की हालत में था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वाहन पर वो नियंत्रण खो बैठा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। भाई ये बंदा ड्रिंक करके चला रहा था। हम अपनी सीधी साइड आ रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी ठोकी थी सेक्टर 3 से आगे की साइड। ये ठोक के हम उतर के पूछ रहे थे कि भैया क्या हो गया, आराम चला लो। इतने में तो ये ठोक के दोबारा भग गए। फिर हमने इनका पीछा करा, बहुत आगे तक करा। ये कभी बीबीटीबी साइड गए, कभी एसआरएस साइड गए। फिर इन्होंने रास्ते में 2-3 गाड़ी और ठोकी हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा सीधा जैसे तैसे पीछा करके आए हैं। पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो गई। हमारी अल्टो K10 थी, पूरी गाड़ी इन्होंने हमारी खत्म करी है। उसके बाद जैसे ही हमसे मिस हुए, उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी ठोक के जैसे तैसे हमें यहाँ मिले हैं। उसके बाद हमें नहीं मिले, कहाँ गए, भग गए। एक गंजा सा आदमी मिला था हमें। उसके बाद पब्लिक ने बोला कि इस गाड़ी में से नहीं उतरा, तो हमने फिर वो छोड़ दिया। ये हमें ERV से सूचना प्राप्त हुई कि भाई ये क्रेटा गाड़ी है, एक अल्टो को भी साइड मारी और डिवाइडर पे थोड़ा सा ये रेलिंग वगैरह तोड़ दी इसने। और जैसे कंप्लेंट प्राप्त होगी, जो जैसी सूरत होगी नियमानुसार कार्रवाई। वहीं पानीपत से अगली खबर है। समालखा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद हुआ है। शव मिलने से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही पानीपत CIA, पुलिस के SHO और इसी के साथ ही SFL की टीम, DSP मौके पर पहुंच गए। युवक की आंख और चेहरे पर काफी गंभीर चोटों के निशान बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवक की आंख में गोली मारी गई। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर DSP ने भी
आत्माराम उनका नाम है। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ये सुबह समालखा पुलिस को सूचना मिली थी कि जरासी रोड के जो नहर जाती है, रजवाया जाता है, उसके राइट साइड पटरी में आगे चल के किसी नौजवान की डेड बॉडी पड़ी है। तो मौका पाकर एसएचओ साहब हमारे समालखा के मौका पे आए थे और सीन ऑफ क्राइम टीम और मैं भी पहुंचा हूं, सीआईए स्टाफ भी यहाँ आया है। तो अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा, ये इसके नाम पता नामालूम लड़का है, उसकी उम्र 30 साल के करीबन है। तो अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसको मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई, ये कहना पाइपलाइन में ही है। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दिल्ली में आज हिमाचल के तमाम मंत्री हैं। हिमाचल के मुद्दों को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरी कैबिनेट आज दिल्ली में है और इस बैठक में शामिल होगी। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में आरटीजी का मुद्दा बेहद अहम है। इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि आरटीजी का जो मुद्दा है वही फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है हिमाचल प्रदेश का। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक है तमाम मंत्रियों की और इसमें चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं उन पर ये बैठक रखी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरी कैबिनेट दिल्ली में है। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खास बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तमाम मंत्री हिमाचल प्रदेश के आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में अहम चर्चा हो रही है। आरटीजी का मुद्दा खास है जिस पर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समय मांगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया है। केंद्र सरकार से चर्चा करना चाहती है हरियाणा सरकार। लगातार पहले भी विपक्ष को साथ आने की बात कहती आई है हिमाचल की सरकार और देखना होगा कि आरटीजी का मुद्दा सुलझेगा या नहीं। फिलहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी तमाम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल बैठक जारी। जयराम ठाकुर का कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला देखने को मिला है। केंद्र की मदद के बावजूद गालियां दे रही है सरकार, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। दरअसल आरटीजी के बहाने भाजपा सरकार को कोसने का काम कर रही है, आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। ये भी नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है। वित्तीय हालात नहीं संभल रहे हैं तो सरकार पर भांडा फोड़ेंगे, इस तरीके की बातचीत कही गई है। प्रदेश की जनता सरकार से परेशान है, जल्द बदलाव चाह रही है हिमाचल की सरकार। आरटीजी मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने सदन में गलत तथ्य रखे। इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया है। विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, जयराम ठाकुर ने कहा। हमने एक बात को अनुभव किया, जैसे उनको लग रहा है, मुख्यमंत्री को लग रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो संकट आने वाले समय में आर्थिक रूप से पहले से चल रहा है वो और ज्यादा बढ़ेगा आर्थिक संकट। और जो हमने गारंटियां दी वो गारंटियां पूरी नहीं हो सकेगी। जो हम करना चाहते हैं वो करना संभव नहीं हो पाएगा। विकास कार्य ठप हो जाएंगे, कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, डीए नहीं मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में इससे पहले ही कि हम राजनीतिक दृष्टि से इस सारी चीज का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी का सिर फोड़े और इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकता। अगर राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक मकसद के साथ आप इस सारे मुद्दे को खड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से भी आवश्यक होगा निश्चित होगा। वही खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से। कुल्लू जिला मुख्यालय से सटे बिजली महादेव के पहाड़ों में शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। बिजली महादेव की पहाड़ियों पर आग लगा दी गई है। कुछ शरारती तत्वों का ये काम है, ये जानकारी है। आगजनी के चलते पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। कड़ी मशक्कत की गई लेकिन तब तक लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई। बिजली महादेव की पहाड़ियों में भीषण आग लगी है। शरारती तत्वों ने ऐसा किया है, ये जानकारी है। आग से वन संपदा पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं यहाँ पर जो है जंगली जानवरों के भी मारे जाने की खबर है।
कुल्लू से ये जानकारी है। कुल्लू में ज्यादातर जो रिहायशी मकान है वो लकड़ी के होते हैं। ऐसे में जंगलों में अगर आग फैल जाती है तो इससे सबसे बड़ा खतरा वहां पर आसपास रह रहे लोगों पर मंडरा जाता है और पहाड़ों में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।